मेरे को बोलने का 5 मिनट होने का नाते स्टॉप कर दिया। I said this is unfair. Only one from opposition side. Only I am presenting here. I am attending this meeting because of the greater interest. That we know that cooperative federalism should be strong, strengthened. You are political bias. You are not giving the proper attention to different states. Even budget also, this political bias budget. You give special attention ने बोला इसको आपको रिव्यू करना चाहिए। उसके बाद में मैंने बोला देखिए मैं हर स्टेट के लिए बोल रहा हूँ, जब आप तो डायरेक्शन देता है, काम तो हम करते हैं। एक प्लानिंग कमीशन का जो हम काम करते थे उसको प्लानिंग करता था स्टेट के लिए। ये नीति आयोग को तो कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है, वो कैसे करेंगे? उसको फाइनेंशियल पावर दीजिए, नहीं तो प्लानिंग कमीशन को वापस ले आइए। मैं और एक बात बोला, देखिए मेरे स्टेट के लिए भी आपको कहना है कि आप 3 साल से हमारा 100 दिन का काम बंद करके रखा, आप आवास योजना बंद करके रखा। तो ममता बनर्जी तो साफ साफ केंद्र पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन देवेंद्र समझा ही जा सकता है कि इस वक्त देश में विपक्ष के तेवर क्या हैं। एक तो इंडिया गठबंधन के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस बैठक से दूरी बनाई। इकलौती ममता बनर्जी शामिल हुई, वो भी बीच में छोड़कर सरकार पर कई आरोप मढ़ रही हैं। तो एक नैरेटिव तो सेट किया जा रहा है सरकार के खिलाफ। जी हाँ, बिल्कुल प्राची। हालांकि नीति आयोग की बैठक के हिसाब से आप देखें तो कोई भी बैठक इसका मुख्यमंत्रियों की गैर हाजिरी से लगभग अछूता नहीं रहता है। 2015 में जब से नीति आयोग बना उस समय से आप देखो उस बैठक में ममता बनर्जी तो आई भी नहीं थी। उसके बाद अगले साल 2016 की जो गवर्निंग काउंसिल की बैठक में उसमें भी नहीं आई थी। पिछले साल की बात कर लें तो नीतीश कुमार उस बैठक में मौजूद नहीं थे, लगभग 7-8 मुख्यमंत्री उस समय भी नहीं आए थे। तो ये मुख्यमंत्रियों की गैर हाजिरी तो हमेशा से ही नीति आयोग पर रहते रही है। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लानिंग कमीशन खत्म करके उनकी सरकार ने नीति आयोग बनाया, और नीति आयोग कोई स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं होता, ये कैबिनेट के डिसीजन से ये बनाया गया है। तो उस लिहाज से जो अपोजिशन दल के जो स्टैंड है उसमें भी पॉलिटिक्स नजर आता है, क्योंकि आप सीधे सीधे सरकार के फैसले का विरोध करते हैं, न कि और किसी संवैधानिक संस्था का विरोध करते हैं। और उस लिहाज से इस बार के भी देखा गया कि किस प्रकार से जैसे गवर्निंग काउंसिल की बैठक बुलाई गई, उसके बाद बजट आया, और बजट के दिन से ही सबने कहना शुरू कर दिया अपोजिशन वाले के नेताओं ने कि अपोजिशन वाले राज्यों के साथ भेदभाव किया गया, इसलिए वो नहीं आए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का भी आपने बयान सुना कि किस प्रकार से क्योंकि बीजेपी को वोट नहीं मिला इसलिए बजट में अनदेखी की गई। तो इस तरह के आरोप लगते रहे, लेकिन फैक्ट से वो दूर रहते हैं। जैसे बंगाल के केस को उठा के आप देखें तो बंगाल का, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, जीएसटी कलेक्शन कितना रहा, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात कर लें तो लगभग 3-3.5% के आसपास ही है, जबकि सेंटर जो वेस्ट बंगाल को देती है उसमें डिवोल्यूशन करती है टैक्सेस का, वो 7.5-8% देती है। इसके अलावा लगभग 8% ग्रांट के हिसाब से दिया जाता है। तो वो भेदभाव होता नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर पॉलिटिक्स करने के लिए ये आसान मामला रहता है कि आप इसके आधार पर जनता में एक नैरेटिव करते हैं। जैसे मनरेगा को लेके ही बंगाल सरकार की जो आपत्तियां थी, टीएमसी के नेताओं ने जो आपत्ति जताई थी, केंद्र सरकार का जो कहना था, उसमें अगर आप फैक्ट्स उठा कर देखें तो ये समझ में आएगा कि राज्य सरकार में उस योजना को लेकर क्योंकि बहुत सारी विसंगति थी, इसलिए फंड रोका गया था। तो ये चीजें तो चलती रहेंगी प्राची। बिल्कुल। और देखिए ममता बनर्जी तो कभी खत लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने प्रदेश के लिए मांग करती हैं, कभी अपने बयानों के जरिए अपनी नाराजगी और भेदभाव वाला शिगुफा छोड़ने में पीछे नहीं हटती हैं। शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए।